हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की नवोदय की तैयारी इस समय बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम नवोदय का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें हम मैथ के पूरे 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि 15, 18 और 45 के लासा और मासा में अंतर क्या है। बच्चों, प्रश्न बहुत ही सरल है। यहाँ पर लासा और मासा में हमें अंतर निकालना है। तो आप लोग लासा भी निकाल लेते होंगे और मासा भी निकाल लेते होंगे। चलिए एक बार फिर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि 15, 18 और 45 के लासा और मासा में अंतर। तो हम 15, 18 और 45 का क्या निकालेंगे बच्चों, पहले लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारा गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, चलिए हम गुणनखंड विधि से ही इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग 18 में जा रहा है तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। 15 में नहीं जाएगा तो 15 रखेंगे और 18 में 9 बार गया और 45 में नहीं गया तो 45 का 45 रख लिया। अब हम 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 का भाग किसी में नहीं जाने वाला है। अब क्या करेंगे, हम 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 आएगा। यहाँ 9 में देंगे तो 3 आएगा और 3 का भाग 45 में तो 15 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से 3 का भाग दे देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार चला जाएगा और 15 में 5 बार चला जाएगा। और यहाँ पर अब हम 5 का भाग दे देंगे। तो ये इस तरह से ये गुणनखंड हमारा पूरा हो जाता है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा लासा निकल आएगा। तो बच्चों गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंचे 90। गुणा आप चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, 90 ही आ जाएगा। तो लासा कितना आ गया बच्चों, 90। ठीक है, अब हमें मासा निकालना है। तो 15, 18 और 45 का मासा निकालने के लिए भी बहुत सी विधियाँ होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छी विधि कौन सी है, भाग विधि। भाग विधि से जल्दी भी आ जाएगा। तो 15 का भाग पहले 18 में देंगे हम। 15 एकम 15, कितना बचेगा, 3। जो शेष बचता है बच्चों उसको हम भाग बना के जिससे भाग देते हैं उसको फिर से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। अब 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही मासा हो जाता है। तो अभी हमने 15 और 18 को हमने सॉल्व किया तो इसका मासा आ गया 3। अभी हमें 45 का और चेक करना है। तो 3 का भाग 45 में और दे देंगे तो 3 एकम 3, 1 5 3 5 15। तो ठीक है बच्चों, इसमें भी भाग चला गया। तो इन तीनों का मासा कितना आ गया, 3। तो बच्चों मासा आया हमारा 3। ठीक है, अब हमें अंतर पूछा गया है। अंतर माने घटाना। तो हम लासा में से मासा घटा देंगे, भाई बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। तो 90 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 87। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही है, 3 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 52 मीटर है। बच्चों बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न नवोदय के एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई जैसे मान लीजिए बच्चों ये वर्ग दिया गया है, हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, भुजा गुणा भुजा। अब हमें भुजा तो पता नहीं है, हमें पता क्या है कि इसका परिमाप 52 मीटर है। ठीक है बच्चों, परिमाप आप जानते होंगे, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों ओर की नाप। अब इसको अगर चारों ओर की अब पूरी नाप नापेंगे तो 52 आ जाएगा। तो वर्ग में क्या होता है बच्चों, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो जो भी इसका परिमाप होगा उसमें अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो एक भुजा हमारी निकल आएगी। तो 4 का भाग 52 में देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13। तो ये भुजा कितनी आ गई, 13। तो जब ये 13 होगी तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी। चारों को अगर जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, 52। अब हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो यानी 13 गुणा 13। तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इसमें कौन सा विकल्प दिया है, विकल्प नंबर 3 सही है।
अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है 20 + 4 भाजिक 2, इसके बाद गुणा 4 - 4 गुणा 6। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है भाई। यहाँ पर प्लस है, भाग है, गुणा है, माइनस है और गुणा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाई नियम हमारा ये होता है, भाग योग का इसमें नियम लगेगा। तो सबसे पहले भाग कहाँ पर है, यहाँ पर 2 का भाग देंगे 4 में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। तो चलिए हम इसको पूरे को एक बार रख लेते हैं। 20 प्लस 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आया। इसके बाद आगे क्या बचा, गुणा 4 - 4 गुणा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो गुणा यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, तो 4 का 2 में करेंगे। चलिए इसको यहाँ पहले 20 रखेंगे, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, माइनस लगाएंगे और 6 चौको बच्चों 24 हो गया। ठीक है, अब प्लस और माइनस दिया है तो पहले हम जोड़ देंगे। 20 और 8 कितना होता है, 28 - 24, तो कितना बचेगा बच्चों, 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर पहला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए ₹15 पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई क्या होगी। बच्चों सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ के उसको समझिए कि इसमें क्या दिया है और हमसे क्या ये पूछ रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, प्रति घंटा काम के ₹15 पाता है। भाई 1 घंटा जब काम करता है तो उसको कितना मिलता है बच्चों, ₹15। ठीक है, अब यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, डेली अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो 5 दिन में उसकी कमाई कितनी होगी। तो पहले हम 1 दिन की कमाई निकालेंगे। भाई 1 घंटे में ₹15 मिलते हैं और 1 दिन में वह 8 घंटे काम करता है, तो 1 दिन की कमाई उसकी कितनी होगी बच्चों, 15 का 8 में गुणा कर देंगे ना। भाई 1 घंटे में जब 15 कमाएगा, ठीक है, तो 8 घंटे में ज़्यादा कमाएगा, तो 15 × 8 = 120 रुपये। 1 दिन में उसने 120 रुपये कमा लिए। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 दिन काम करता है तो कितनी कमाई होगी। तो 1 दिन में जब 120 रुपये, तो बच्चों 5 दिन में कितनी हो जाएगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 120 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। तो वो 5 दिन में 600 रुपये कमा लेगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 67,503 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। बच्चों अगला प्रश्न ये दिया है 67,500 कितना है, 3। इसको हमें निकटतम सैकड़े तक लिखना है। बच्चों निकटतम वाले प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ तक हमें पूछा जाए, जैसे सैकड़े तक पूछा गया है तो उससे एक कम वाली संख्या को आप देखिए। भाई सैकड़े से कम क्या होता है, दहाई। ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। अगर सैकड़े तक पूछा है तो उससे एक छोटी संख्या, उससे छोटी क्या होती है, दहाई। तो दहाई को हम देखेंगे, दहाई पे कितना है, 0। बच्चों जिस संख्या पर हमारा फोकस होता है, अगर वह संख्या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो उन सब का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जिस संख्या पर हमारा फोकस है वो संख्या अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो उसका मान 1 हो जाता है। ये निकटतम का एक नियम होता है। तो यहाँ पर हमारा फोकस किस पर है, दहाई पर। भाई सैकड़े तक पूछा है तो फोकस हमारा होना चाहिए दहाई पर। तो दहाई का मान 0 है, तो 0, 1, 2, 3, 4 होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो जब ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों, तो इधर के भी सब 0 हो जाते हैं, इधर के सब 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 67,500। ये हमारा निकटतम सैकड़े तक मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर पहला सही है। तो प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल को 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों मान लीजिए यह एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, यह एक आयताकार क्षेत्र है, इसमें हमें टाइल लगानी है। बच्चों आपने देखी होंगी टाइल, ये छोटी छोटी टाइलें होती हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये टाइलें होती हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, टाइल कितनी है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली। भाई टाइल की जो भुजा है वो है 15 सेंटीमीटर, और वो जो आयताकार क्षेत्रफल है यानी क्षेत्र है
उसकी नाप दी है 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर। ठीक है, यानी इसको हम चलिए लिख देते हैं 4.5 ये मान लीजिए और 3.6 ये मान लीजिए। अब हमें कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? बच्चों, टाइलों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बस आप याद रखिए टाइलों की संख्या हमेशा बड़ी संख्याओं का गुणा ऊपर और छोटी संख्याओं का गुणा हमेशा नीचे होता है। बस आपको और कुछ भी नहीं करना। बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? ये दी है मीटर में, ठीक है, तो 4.5 मीटर गुणा 3.6 मीटर बटे नीचे क्या करना है हमें? छोटी संख्या कौन सी दी है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल। जो टाइल की जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी हमें क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, तो 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है मीटर और नीचे दिया है सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको समान करेंगे। ठीक है, तो मीटर को हम क्या बना देंगे? सेंटीमीटर। तो 4.5 मीटर में बच्चों कितना होता है? 450 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4.5 मीटर में 450 सेंटीमीटर। और यहाँ हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। इसके बाद नीचे कितना दिया था? 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। ये वर्गाकार टाइल की ये नाप है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से इसको काट देंगे 15 से, तो 15 तियाँ 45, 30 बार से कटेगा, और इस 15 से 30 काट देंगे, 15 दूनी 30। 2 का गुणा 360 में करेंगे और बच्चों सेंटीमीटर तो कट ही जाएंगे, तो 2 का गुणा 360 में तो 720 आएगा। तो ये हमारी 720 टाइल निकल के आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था 46 720, यानी प्रश्न इसका विकल्प होगा 2 विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, राम किसी काम को 6 दिन में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये काम और समय का प्रश्न है बच्चों। मैंने काम और समय पर काफ़ी वीडियोज़ को अपलोड किए हैं, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई 2 लोग हैं, एक है राम, ठीक है, और एक कौन सा है? मोहन। राम किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और मोहन कर पाता है उसी काम को 8 दिन में। अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इनका लघुत्तम निकालना। बच्चों काम और समय में सबसे मेन नियम होता है एलसीएम का। तो 6 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 24 आएगा। ठीक है, तो जब 24 लघुत्तम आ गया, इसके बाद हम राम और मोहन की कार्य क्षमता निकालेंगे कि उनमें एक दिन में काम करने की कितनी क्षमता है। तो यहाँ 6 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4, और 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। यानी 4 राम की क्षमता आ गई और जो है मोहन की कार्य क्षमता आ गई 3। यानी राम एक दिन में 4 काम करेगा और मोहन एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब पूछा गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों के काम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम पूरा कर लेंगे। अब पूरा काम बच्चों कितना है? 24। ये 24 जो काम है ये टोटल काम है, जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है। अब एक दिन में करते हैं दोनों मिलकर 7 काम। अब 24 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 7 का हम 24 में भाग दे देंगे। तो बच्चों 7 का अगर 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 × 21, बचेंगे कितने? 3। तो 3 सही 3/7 दिन। इतने दिनों में ये पूरा काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? बच्चों इसमें हमें समय निकालना है। तो समय का सूत्र आप लोगों को पता होगा। समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे
चाल। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी दी है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो जो बच्चों रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी कही जाती है। तो यहाँ पर दूरी हो गई 180 मीटर। ठीक है बच्चों, जब दूरी 180 मीटर हो गई बटे चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर दूरी है मीटर में और चाल दी है बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बना देंगे। बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो 5/18 का गुणा किया जाता है। भाई 54 कितना दिया था बच्चों, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो 18 का भाग देंगे, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड बन गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 मीटर बटे 15 मीटर प्रति सेकंड। भाई हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। मीटर से मीटर कट गया, 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, बचेंगे 3, 15 दूनी 30, यानी 12 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ये हमारा विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है। तो बच्चों ब्याज का सूत्र तो आपको पता ही होगा। ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसमें हम मान रख देंगे, हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो चलिए हमें ब्याज निकालना है बच्चों। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, चलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे मूलधन 300 गुणा दर दी है 5 गुणा समय बच्चों कितना दिया है 2/1/2 बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा, इसको बच्चों सही कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 25 तियाँ 75/2। तो बच्चों 2 का भाग हम 75 में देंगे तो दशमलव देखते हैं बटे में है कि उत्तर कि सही बटे में है कि दशमलव में है। चलिए तो ये 2 का भाग हम 75 में दे देंगे। तो बच्चों 2 6, 1 5 15, तो 7 14, 1 बचा 37 सही 1/2 रुपये। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा, पहला सही है। अगला 50वां प्रश्न दिया है 2 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 का योगफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अक्सर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नवोदय में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है बच्चों, प्रश्न बहुत ही सरल है। इसको हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 रख लेंगे यहाँ पर प्लस 1/10। 10 का भाग जब हम 1 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 100 का भाग देंगे तो 0.01 आएगा। इसके बाद 1000 का भाग 1 में देंगे 0.001 आएगा। इस तरह से बच्चों आपने भिन्न का भाग तो सीखा ही होगा, उसी से हम जो है इसको रख देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो बच्चों जोड़ने के लिए थोड़ा सावधानी से इसको जोड़ना। यहाँ पर क्या है, 2 रख लेंगे। अब 2 में तो दशमलव है नहीं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अपनी मन से दशमलव इसमें यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सभी भी कोई भी संख्या हो दशमलव उसमें छिपा होता है। बस हमें उसको लिखने की जब ज़रूरत होती है तो उसको हम या बना देते हैं। तो 2 के बाद दशमलव हमने बना दिया। अब यहाँ पर 0.1 रखना है, तो दशमलव के सामने हमेशा दशमलव रखा जाता है, बस इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद 0.01 लिखना है तो दशमलव के सामने लिखा और 0.1 यहाँ लिख दिया। इसके बाद 0.001। ठीक है बच्चों, अब हम इन चारों को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया,
2 का 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 2.111। तो बच्चों इसमें विकल्प हमारा कौन सा, पहला ही विकल्प हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा। कितना सरल प्रश्न पूछ लिया गया है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बच्चों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है 999, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का जोड़, और 4 अंकों की छोटी से छोटी कितनी होती है बच्चों 1000। हमें उसको जोड़ देना है। कभी कभी बच्चों क्या होता है, आप लोग यानी कुछ बच्चे इस तरह से इसको लिख देते हैं, इस तरह से लिखकर इसको जोड़ते हैं। तो ये तरीका बेटा गलत होता है, क्योंकि हमें इकाई के सामने इकाई होना चाहिए। यहाँ पर ये तरीका गलत है। 999 को 1000 में जोड़ेंगे तो इस तरह से इसको लिखकर जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9, ये 9 और ये 9 और ये 1, 1999। तो बच्चों यहाँ पर भी पहला विकल्प हमारा सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। 2 संख्याएं हैं, उनका आपस में जब गुणा होता है तो 576 आता है। एक संख्या पता है तो दूसरी क्या होगी बच्चों। जब गुणा का क्वेश्चन होता है और एक संख्या पता हो तो दूसरी पता करने के लिए हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका भाग 48 का भाग दे देंगे 576 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे देते हैं 48 का भाग दे देंगे 576 में। तो हमारा आंसर आएगा, तो 48 से कम 48, बचेंगे कितने यहाँ पर 9, अंक उतारा चाहिएगा 48 दूनी 96। लो आ गया, ये 12 हमारा आंसर है। यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही है, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये नवोदय के एग्जाम में पूछा गया है कि 3 घंटियाँ 15, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी। बच्चों घंटियों वाले क्वेश्चन में हमेशा लासा निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम जल्दी से एलसीएम को निकाल लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर दिया है 12, 15 और 18 सेकंड। इसका हमें एलसीएम निकालना है। कोई बात नहीं बच्चों, 12, 15 और 18 इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 9 आएगा। 2 का देंगे 3 आएगा, 15 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं। 3 का देंगे 3 एकम 3, यहाँ 5 है, यहाँ 3। इसके बाद फिर 3 का दे देंगे तो इस तरह से ये 1 आ गया। फिर 5 का दे देंगे बच्चों तो 1, 1, 1। इसका गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, दूनी 90, दूनी 180। बच्चों लासा कितना आ गया 180। अब चूंकि ये क्या थे बच्चों, सेकंड थे, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा सेकंड। अब सेकंड को हम क्या बना देंगे मिनट। तो 180 सेकंड में बच्चों कितने होते हैं 3 मिनट। चूँकि 60 मिनट में होते हैं, 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, तो 180 सेकंड में हो जाएंगे 3 मिनट। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर घड़ी जो है नहीं घंटियाँ 8:35 पर एक साथ बजती हैं, 8:35 8:35 पर एक साथ अगर बजती हैं तो अगली दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी। तो जो भी हमारा लासा निकलता है उसको हम इस समय में जोड़ देंगे। तो 8:35 में हम 3 मिनट अगर जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 8:38। ये हमारा आंसर आ गया। विकल्प हमारा पहला ही सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है श्रेणी वाला 1 2 3 2 3 4 3 4 5 डॉट डॉट में अगली संख्या क्या होगी। ये तो बहुत ईजी है भाई, दिया है 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 5, इसके बाद अगली संख्या क्या होगी। बच्चों यहाँ देखिएगा 1 2 3 दिया है, इसके बाद पहली संख्या छोड़ दी गई है, 2 से शुरू की गई है, तो 2 3 और एक संख्या उसके आगे वाली ले ली गई है 4। इसमें क्या हुआ है 2 को छोड़ दिया है, 3 से शुरू किया है और 3 4 और एक संख्या और ली गई है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, 3 को छोड़ देंगे तो 4 से शुरू हो जाएगी, 4 होगी 5 होगी और एक संख्या आगे वाली ले लेंगे तो 456। लो आ गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प है इसमें,
4 5 6, विकल्प नंबर चौथा हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अब अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ये एक दिया है, विद्यार्थी ए बी सी और डी तथा ई द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या क्या है। यह एक चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें एक बार चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर हमें प्रश्नों की संख्या निकालनी है। ए बच्चे ने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ देखिएगा, ए बच्चे ने 4 प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, ए ने कितने किए 4 प्रश्न, और बी ने कितने किए बच्चों 8 प्रश्न। देखिएगा जो बार जितना लंबा है वहीं तक की संख्या हम ले लेंगे। बी ने किए 8 प्रश्न और सी ने बच्चों कितने किए हैं 14 प्रश्न। देखिएगा ढंग से देखिएगा, सी ने कितने किए हैं बच्चों 14 प्रश्न सी ने सॉल्व किए हैं। इसके बाद डी ने कितने किए हैं 10 प्रश्न। ठीक है, और ई ने कितने किए हैं बच्चों 8 प्रश्न। अब सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 8 12, 12 4 16, 16 8 कितना हो गया बच्चों 24, हासिल 2 2 और 1 1 2 और हासिल वाली 2 4, यानी 44 प्रश्न टोटल सॉल्व किए। तो विकल्प नंबर हमारा चौथा इसमें सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है, पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। हम कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, वहाँ पर कोई विधि देखने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर तो आंसर शीट जो होती है उसी को चेक किया जाता है, आपने किस तरीके से सॉल्व किया ये वहाँ पर कोई नहीं देखता है। तो इसको आपको जो भी विधि आती है उससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 400 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। भाई 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 400 के क्या कर देंगे बच्चों हम, चलिए गुणनखंडी निकाल लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो 200 आएगा बच्चों, 2 का देंगे तो 100 आएगा, फिर 2 का देंगे 50, इसके बाद 2 का देंगे 25 आएगा, 25 में किसका देंगे 5 का, तो 5 और 5 एकम 5। तो बच्चों वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 2 के जोड़ा ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इसमें से 2 उठा लिया, इसमें से 2 उठा लिया और इसमें से 5 ले लिया। ठीक है, हर जोड़े से एक एक संख्या ली जाती है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों वर्गमूल आ गया। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है इसमें 1 नंबर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 57 नंबर, 4 विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं बच्चों उसको देखिएगा कि 4 विभिन्न अंकों से, विभिन्न का मतलब क्या होता है अलग अलग अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों हम देखेंगे, पहली है 4321, दूसरी है 3210, तीसरी है 9875 और चौथी है 9876। तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी संख्या तो है 9876, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है और इसमें चारों अंक अलग अलग भी हैं। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है। यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिया है 58 नंबर वाला, क्या दिया है 379 गुणा 29 बराबर दिया है 19,991। लेकिन बच्चों इसमें कुछ डाउट लग रहा हमें, 379 का 29 में गुणा करने पर इतना तो नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग की थोड़ी मिस्टेक लग रही है, इसमें बच्चों आना चाहिए 10,991। आप गुणा करके देखिएगा इन दोनों का तो इतना ही होगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है तो 10.991 भाजक 0.0029। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें भाग देना है। तो अब आप देखिएगा कि इसमें कुछ कुछ संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे इसमें जो भी अंक हैं वो अंक यहाँ दिए हैं और इसमें जो अंक हैं वो अंक यहाँ दिए हैं, सिर्फ दशमलव का अंतर है। तो बच्चों इसका आंसर बिना कुछ किए आप निकाल सकते हैं। देखिएगा इसमें एक संख्या ये मिल गई और एक संख्या ये मिल गई, तो इसका जो भी भाग देने पर आंसर आएगा बच्चों वो इसके फॉर्म में आएगा, 379 के ही फॉर्म में आएगा। तो इसको आप चलिए लिख लीजिए 379। अब बस दशमलव हमें लगाना है। ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ दशमलव देखना होता है। तो यहाँ पर बच्चों पहली संख्या में आप देखिए दशमलव कितने अंकों बाद है, 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। जितने अंकों बाद दशमलव है आपको सिर्फ वो अंक लिखने हैं। इसके बाद इसमें से इसको आप घटा दीजिए। 3 में से जब 4 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, -1 आएगा।
क्योंकि 3 में 4 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। जब बच्चों -1 आ जाए तो नियम ये होता है कि जो भी ये संख्या दी है उसमें 0.1 अंक आगे बढ़ जाता है, और अगर प्लस की संख्या आती है यहाँ पर तो 0.1 अंक पीछे आ जाता है। बच्चों थोड़ा सा आपको ये टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन इसका शॉर्टकट यही होता है कि अगर माइनस में 1 आया तो इसमें ये जो भी संख्या है इसमें 0.1 अंक आगे बढ़ जाता है। तो मान लीजिए दशमलव इसमें यहाँ तो छिपा ही होता है, अब माइनस का है कि 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यानी 1 0 लगा के दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3790। ये बच्चों हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें इसका भाग दे दीजिएगा। किस तरह से, चलिए मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। 10.991 को आप ऊपर रखिए और बटे में रखिए 0.0029। ठीक है, अब सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर 3 0 बढ़ जाएंगे। अब इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 अंक थे ना, तो 4 0 यहाँ पर रख लेंगे। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 9 9 1 1 2 3 4 0, और नीचे हो जाएगा बच्चों इसके 2 0 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, 29 के बाद 1 2 3 0, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, बचेगा कितना 10 9 9 1 0 बटे 29। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, अब जब 379 का 29 में गुणा होता है तो 10,991 आता है। अब आप सोचिएगा इसमें एक 0 और आ रहा है, अगर 0 1 आएगा तो यहाँ पर इस संख्या में भी एक 0 ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ 0 आएगा। तो 29 का भाग अगर इसमें देंगे बच्चों तो जो भी आंसर आएगा इसमें एक 0 ज़्यादा हो जाएगा। आप 29 का भाग भी देंगे तो टाइम ही बर्बाद होगा। आंसर आपका यही आने वाला है, कितना 3790। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही है, तीसरा विकल्प हमारा सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। त्रिभुज, जो ये त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। बस 180 अंश किस में है, विकल्प नंबर 2 में। आगे हमारा आंसर यहाँ पर अगला और आखिरी प्रश्न है कि वह संख्या क्या है जिसका 12/1/2% 80 है। तो इसमें हम क्या मान लेंगे कि संख्या x थी। भाई जो संख्या x है इसका 12/1/2% कितना है, सवाल कह रहा है कि 80 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो x जब का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। ठीक है, चलिए पहले इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। x गुणा 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो जाएगा, और प्रतिशत जब बच्चों हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, जब परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 आता है, बराबर कितना है, 80। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए x के पास में जो भी होता है उसको बराबर के हम आगे ले जाते हैं। तो 25/2 गुणा 100 को हम उधर ले जाएंगे। इसको चाहें तो बच्चों यहाँ पर 25 से 100 काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब बचा कितना, 1/8। भाई 1/2 चौको 8 बचा, तो इस 8 को उधर ले जाएंगे तो 80 का गुणा हो जाएगा 8 में, क्योंकि बटे की चीज़ बराबर के आगे जाती है तो गुणा हो जाता है। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, 8 64, 640। x का मान कितना आ गया, 640। हमारा विकल्प नंबर चौथा सही है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने मैथ के पूरे 20 प्रश्न सॉल्व किए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।